नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ गुनाहों का देवता का अगला भाग लेकर। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को। चंदर, तुमने व्यर्थ ये बात उठाई। मैं अब बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप मिटाने। उठो, खाना खाएं। सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं सुधा। चंदन ने सुधा के हाथ पर अपना सिर रखकर कहा, मेरी तकलीफ अब बेहद बढ़ती जा रही है। मैं पागल न हो जाऊं। छी, ऐसी बात नहीं सोचते। उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजन बड़े दुलार से परसती रहीं, सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया। सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते। लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा कि उसके पाँव के पास सिर रखकर सुधा सो रही थी। पंखे की हवा वहाँ तक नहीं पहुँचती। वह पसीने से तरबतर हो रही थी। चंदर उठा। उसे नींद में ऐसा लगा जैसे उधर कुछ हुआ ही नहीं। सुधा वही सुधा है, चंदर वही चंदर है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया। हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली। एक अजीब सी निगाह से चंदर की ओर देखा। चंदर के पाँव को खींच कर वक्त से लगा, फिर आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया। मैं चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात, जब उसने पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था। सुधा रो धोकर उसके पाँव में किसी तरह मुँह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहाँ से कहाँ जा पहुँची। चंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। काश कोई उनकी ज़िंदगी की स्लेट से इस वर्ष भर में खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो वो कितने सुखी हो जाए दोनों। चंदन ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा सो रही हो? नहीं, उठो। नहीं चंदर, पड़ी रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूल कर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने मेरा। एक क्षण की आत्म प्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली। चंदर के मन में जाने कहाँ मरा पड़ा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो उठा था। उसने सुधा की बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, चंदर मैं जाग रही हूँ, तुम्ही ने उठाया है मुझे चंदर। कहीं सपना तो नहीं है फिर टूट जाए। और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा कोई जादूगर अगर हम लोगों के मन में ये कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा। ये तो तुमने पहले ही कहा था चंदर, ये तो तुमने पहले ही कहा था चंदर, लेकिन इधर जाने कैसे हो गए। लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व नहीं। इसी का तो मुझे दुख है चंदर। अब रहेगा सुधा, तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ। सुधा, अगर तुम आज से महीनों पहले मिल जाती तो जहर मेरे मन से घुट रहा है मैं तुम्हारे सामने व्यक्त कर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ। मैं तुमसे सब कुछ कह डालूँ, सब भूल जाऊँ। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर, या तो मत बताओ या फिर सभी स्पष्ट बता दो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट सुधी। तुमसे कुछ छिपा सकता हूँ भला? चंदन ने हल्की सी चपत मार कर कहा। आज मन जैसे पागल हो गया तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए। जादूगरनी कहीं की। देखो सुधा, पिछली दफ़े तुमने मुझे बहुत बताया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद से एक अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया। उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अब विवाही लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस यही उनका चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा और कुछ नहीं जानती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालाक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी जैसे मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। उसने उससे मैंने कहा, क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स होगी? उसने कहा हाँ, और यदि नहीं है तो प्लेटॉनिक आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन का चोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबा दिया।
और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल दिखावा है। इसलिए मन ही मन मुझे तुमसे चिढ़ हो गई। पता नहीं क्यों ये संस्कार मुझ में दृढ़ हो गया और इसी के पीछे मैं तुम ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत सी करने लगा। विनती को मैंने बहुत दुख दिया, ब्याह में जाने के पहले ही बहुत दुखी होकर गई। रही पम्मी की बात तो मैं उस पर इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह संस्कार मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन के गुनाह को तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा, वह ये कि एक ऐसे भी क्षण आए जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी। बोलो तुम, बोलो तुम, कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई, उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिला दी और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अचानक सुधा, एक बात बताओ, तुम ये मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे मुझे गेसु की बातों में उस दिन ऐसा लगा कि जैसे तुम बोल रही हो। दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे विनती रही मेरे पास। सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी क्षीण टिमटिमाती हुई, सारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशन ही इसलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन विनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वह एक व्यक्तित्व नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की चाह यह भी कैसी अजब सी रीत है। क्यों सुधा, मन की यह भी कैसी अजब सी गति है। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह एक टीका में हमने पढ़ा था, चंदर की जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें उनकी अंशा भी व्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है। यहाँ मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया मैं। चंदर बोला, अब मैं समझा। मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए? तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते हंसते रहते हो? क्यों ये हाल होता? मौजी हो, जब चाहे खुश हो गए, जब चाहे नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी, बाहर से तस्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा, आम। अरे आम? अभी कहाँ से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहाँ से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फांक उठाकर खाई, किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी, बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधी। लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूं। मैं कब कहती हूँ, मैं तुम्हें कहीं से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बाहुपास ढीले कर तुम्हें चिर मुक्ति तो मैं ना दे पाऊंगी, तो भला बंधन ही क्यों बांधूं? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाज़ा खटका और गेसु ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला गया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए ना, नहा लूँ तब आता है। चंदर चल दिया। वह इतना खुश था, इतना खुश कि बाथरूम में खूब गाता रहा। नहा चुकने के बाद उसे ख्याल आया कि उसने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदल कर वह आया, तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा गेसु अकेली बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा, गई है शरबत बनाने। गेसु ने चुन्नी से सिर ढकते हुए, पाँव को सलवार से ढकते हुए कहा। चंदर इधर उधर वक्स में रूमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हैं चंदर भाई, कोई खाई हुई चीज़ मिल गई है क्या? अरे मैं बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिए। गेसु ने चुटकी ली। इनाम की बात क्या, कहो तो वह चीज़ ही तुम्हें दे दूँ। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसु बोली। उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो। गेसु ने झेप कर मुँह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास लिए आए। लो गेसु पियो। एक गिलास गेसु को देकर बोली, चंदर लो, तुम पियो ना। नहीं, मैं नहीं पीऊँगी, बर्फ़ मुझे नुकसान करेगी, सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़ चिढ़ कर अपने आप
चाय शरबत पी जाती। और आज क्या ढूंढ रही हो चंदर? सुधा बोली। रूमाल कोई नहीं मिल रहा। साल भर में रूमाल खो दिए होंगे, मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ। आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रूमाल सी दूँ तुम्हारे लिए। उठकर उसने कैलाश के बॉक्स से एक रूमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया, कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन, जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं है, फिर भी लगता है मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लॉन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा ली। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे। उसके पास महाराजिन सोने वाली थी। सुधा एक तस्तरी में तरबूज काट कर ले आई। कुर्सी डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, बिनती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय क्या होती, बहुत अच्छी लड़की है। तुमसे तो अच्छी है, चंदर ने छेड़ा। अरे मुझसे तो पूरी दुनिया अच्छी है, लेकिन एक बात पूछें? बहुत गंभीर बात है। क्या? तुम बिनती से ब्याह कर लो। बिनती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? नहीं। इस बारे में पहले ये बोले कि चंदर से बिनती का ब्याह क्यों नहीं करती। तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी हैं, लेकिन बोले मुझसे कि तुम ही कहो चंदर से कर लो। चंदर, बुआ जी अब दखल नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा। अच्छी खुरापाते तुम्हारे दिमाग में उठती हैं। याद है एक बार और तुमने ब्याह के लिए कहा था? सुधा के मुंह से एक हल्का निश्वास निकल पड़ा। हाँ याद है। खैर तब की बात दूसरी थी, अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे करनी ही नहीं है। तुम कह क्यों रही हो? तुम मेरे बिनती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही? नहीं जी, लेकिन ये जानती हूँ कि बिनती तुम पर अंधश्रद्धा रखती है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा। मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारी जैसी हो, प्यार करे, तो मैं समझूं भी कि तुमने कुछ किया मेरे लिए। शादी वादी बेकार है। और कोई बात करनी है या नहीं? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। बिनती से ना करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों चल दी? अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदन ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेगी। मैं सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई। कुछ समझ में नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंदर को नींद आ गई थी। वह चंदर के सिरहाने बैठ गई। चंदर सो गए क्या? क्यों? चंदर घबराकर उठ बैठा। लो दूध पी लो, सुधा बोली। दूध हम नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ और शरबत मिला दिया है, पीकर तो देखो। नहीं हम नहीं पिएंगे, अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वहाँ ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा लिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वह दूसरी पार्टी से हाथ टेक कर चंदर के वक्ष पर आर पार फूलों के धनुष सी झुक कर बैठ गई। एकादशी का स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अध खिले बेल के फूल की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख में चौली खेल रहे थे। चंदर आंख बंद किए पड़ा था। उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके होठों पर चांदी की पंखुड़ियां बरस रही थीं। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया। बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गई। चंदर ने आंख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी बैठी थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों से लिपट गया है। उसने करवट बदल कर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ। जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ। दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई। थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ नहीं आता। क्या करूं? करना बहुत है चंदर। अपने अंदर की बुराई से
लड़ लिए, बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंदर कि तुम बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में तो जो कुछ सोचा था वह सब नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम्हें को देख कर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगी उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भून रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा ये हाल, तुम्हारा ये स्वास्थ्य, ये असमय वैराग्य, पूजा, घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं चंदर? मैं ये जानती हूं कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है कि मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती, उनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। ये अजब सा नरक है मेरा जीवन भी। लेकिन ये जरूर है कि चंदर, तुम्हें ऊंचा देखकर मैं नरक भी भोग ले जाऊंगी। अब तुम दिल मत छोटा करो, एक ही जिंदगी की तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है, इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे लो, जितना ऊंचे उठ सकते हो उठ लो। जो तुम रास्ता बताओ मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूँ, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वह अलग कब रहा चंदर? तुम्ही ने जब चाहा मुँह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते। तुमसे दूर कहाँ, वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूँ। तो तुम ऐसा कभी ना करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। तुम ही मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध हो। तुम अब इस तरह ना करना, बस ब्याह कर लो, दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार हैं, लेकिन फिर भी अपना प्यार वापस नहीं लोगी कभी, कभी नहीं। और हम कभी नाराज भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे हुए मुझे खींच लाओगी उस दलदल से। ये कठिन है चंदन, आखिर मेरे भी बंधन हैं। लेकिन खैर, अच्छा ये बताओ, तुम दिल्ली कब आओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहाँपुर आऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही, चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली अपने हाथों पर रख ली, आंखें बंद कर ली, वह सो गया। सुधा ने धीरे धीरे हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही, धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी, फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेर बेले अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण कर लिया, रेशम की धोती, रेशम का एक अंतर्वासक, गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूँगा, उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली, बड़े मधुर स्वरों में गोपिका गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे गूंथ गए थे। उसके घुटनों पर रह रहकर सद्य स्नाता सुधा के भीगे केसों से गीले मोती चू पड़ते थे। त्रस्काय उदास और पवित्र सुधा के पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद्भागवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की श्रद्धान्वित बेला उसके जीवन भर की भूले, कमजोरियां, गुनाह सभी धुलता जा रहा है। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दी तो पता नहीं क्यों चंदन ने प्रणाम कर लिया भागवत को, ये भागवत की पुजारी को ये नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई, उसने चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं? हाँ तुम, और कौन? मेरा तो कोई दूसरा नहीं है, सुधा बोली, और ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंदर के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबराकर पांव खींच लिए। मैं ये योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली, आंचल से एक छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता कर लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सिल रही थी। चंदन ने कपड़े बदल कर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रूमाल और बनियान। कैसे काम चलता था तुम्हारा? न संदूक में एक भी रूमाल है, न एक भी बनियान। लापरवाही की भी हद है। तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया। सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी, एकदम से घबराकर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी, खाट पर बेहोश सी पड़ रही।
चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया, झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी। उबकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंदन ने पीकदान उठाकर रख दिया। सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हाँफती सी लेट गई। चंदन दौड़कर इलायची पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई। फिर पड़ रही इसके माथे पर पसीना झलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में। मशीन चलाना नुकसान कर गया। सुधा ने बहुत क्षीण स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? ये तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं। बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों में से चंदर की ओर देखा। फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह से सकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी कराती रही। चंदन ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने गहरी सांस ली। तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदन ने और कई तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंदन चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया। आते ही चंदन ने पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? ये जानकर कि सुधा की तबीयत खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने के पहले सुधा के कमरे में गया। अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदल कर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कॉपियाँ जांचता रहा। शाम को कामनी, प्रभा तथा कई लड़कियाँ जिन्हें गेसू ने खबर दी थी आईं। सुधा और कैलाश को घेरे रहीं। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया। चंदर के भविष्य के कार्यक्रम में बातें करता रहा। तब कैलाश को नींद आने लगी। वह उठकर लॉन पर लौट आया, लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफ़ों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। ये 2 दिन सपनों की तरह बीत गए। कल वह फिर चली जाएगी, चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक तो जो उसमें उल्लास वापस आया था, वह जैसे कैलाश की छां ने ही ग्रस लिया। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले आया। अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उसका परिचय करा दिया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार के से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी, क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज़्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजिन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सकें। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए। चंदर से बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो ये बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छूकर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहाँ से लौट कर आए तो सुधा को लगा उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंबे से टिककर खड़ी रो रही थी। महाराजी ने एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाएं तुम्हें यहीं? चंदर से संभलेगा? सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा। महाराजी सुन रही हैं कि नहीं? मोटर तक पहुँचते पहुँचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी। महाराजी ने उसे गले लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रोबो ना बिटिवा, अब छोटे बाबू का बिहार कर दे तो 2-3 महीना आए के रह जाओ। तोहार सास छोड़िए कि नहीं? सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया। 5 रुपए का नोट महाराजिन के हाथ में थमाकर बैठ गई। ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई थी। 2nd क्लास में चंदर ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा भर देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुपचाप बैठी थी। चंदन ने जब नहीं देखा तो वह उठकर प्लेटफार्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधों पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत ज़रूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे विनती के बारे में कुछ कहा था तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूँगा। ये सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो
तो तुम बहुत बड़ी बात करोगे। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो बर उसे मिलने से रहा और ये कह रही थी कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है, चंदन ने बात टाल दी, वह शादी तो नहीं ही करेगा। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में से शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।